नमो नमो मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 5 संस्कृत ग्रामर के लिए वीडियो सीरीज चल रही है, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात कर रहे थे। जिसमें हमने अब तक संज्ञा प्रकरण ख़त्म कर दिया है, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक सब पर डिस्कस हो गया है। उसमें कुछ सूत्र मैंने नहीं बताए हैं जो एग्ज़ाम पर्पज़ से नहीं है, बाकी मैंने सब बता दिए हैं, विद नोट्स प्रॉपर मैं दे रहा हूँ। अब यहाँ पर हम संधि प्रकरण की बात करेंगे और संधि प्रकरण पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं अच संधि से स्टार्ट करूँगा। हमारी ये सिलेबस में 3 संधि लगी हुई हैं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। तो इसमें कुछ कुछ सूत्र लगे हैं, पूरी संधि नहीं लगी हुई है, उन पे बात होगी। तो आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम यण संधि कहते हैं, उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। मैं PYQ दिखाऊंगा अगले वीडियो में। तो आज हम उसको समझेंगे, क्योंकि थोड़ी ये जटिल भी है और इससे शुद्धि उपास की सिद्धि जरूर आती है। तो संधि क्या होती है आप लोग जानते ही होंगे। वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो संधि होता है। पुस्तक आलय, अब इसमें आ का जो मिलन हुआ, उससे जो एक चेंज हुआ वर्णों में, उसे हम क्या कहते हैं, संधि। मतलब दो वर्णों के मिलने से जो नया वर्ण बने उसे संधि कहा जाता है। ये परिभाषा आपको पता होगी, मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। अब हम समझते हैं हमारा सूत्र। हमारा जो पहला सूत्र है वो है इको यणची। क्या है इको यणची? इक यण अची, 3 इसके अंदर वो आते हैं। इस पर अक्सर सूत्रों पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है और सिद्धि पर तो पूछता ही है। मैं धीरे धीरे डिस्कस करता रहूँगा, अभी आप समझिए। इको यणची, इक षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, यण प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है और अच भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। अब सवाल आता है ये इक होता क्या है? तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा है इक एक प्रत्याहार है। ई उ रिलिक, ई उ रीली जो इसके अंदर आते हैं। इक प्रत्याहार को बना सकते हैं आप, मैंने प्रत्याहार की वीडियो डाली है, वैसे बनेगा, आपको पता होगा। और यण प्रत्याहार के अंदर या व रला ये सब आते हैं। तो इक, इको यण मतलब इक और यण, उसके बाद अच, अच से परे। अच मतलब क्या होता है, स्वर। स्वर के अंदर क्या क्या आता है, अच भी एक प्रत्याहार, उसके अंदर आ यू रिली उ ये सब आते हैं प्रत्याहार। समझ गए आप? तो इन 3 चीज़ों को हमने समझा। इक भी एक प्रत्याहार है, यण भी एक प्रत्याहार है, अच भी है। अब ये सूत्र क्या कहता है, इसकी वित्ती कहती है इका स्थाने यण स्यात् अचि संहिता विषय। इक के स्थान पर यण होता है अच के परे संहिता के विषय में। अब ये संहिता आम क्या होता है? तो संहिता आम के बारे में मैंने यहाँ लिखा है, संहिता एक संज्ञा है जो परासन्निकर्षा से होती है। संहिता विधान होने के कारण वर्णों की अत्यंत समीपता रहने पर संधि कार्य होता है। समीपता रहने पर संधि कार्य होता है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब वर्णों का अति समीपता होती है, वर्णों की जब अति समीपता होती है, तो हम वहाँ पर उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? 1 मिनट रुकिएगा। तो ठीक है, तो समझ रहे हैं ना, वर्णों की जो अति समीपता होती है उसे हम क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। तो संहिता संज्ञा मैंने कल भी आपको पढ़ाया था, वही बोल रहा है कि जब संधि इक के स्थान पे यण होगा, अच परे रहते लेकिन संहिता के विषय में, मतलब संहिता होना चाहिए, वर्णों की अति समीपता होनी चाहिए, वरना संधि नहीं होगी। अब इसके बाद हम समझते हैं अगला पॉइंट हमारा कि ये 3 पॉइंट क्या होते हैं। एक आपका होता है इक। इक के अंदर आपको पता है कौन कौन से प्रत्याहार आते हैं। ई उ रिलिक, इक के अंदर प्रत्याहार आते हैं। उसके बाद यण, या वार अला, इक के स्थान पर यण होगा, मतलब अगर वर्णों के आखिरी में ई उ रिली होंगे तो उसकी जगह पर या वार अला होगा। समझ रहे हैं ना? लेकिन किसके परे? अच परे। उसके बाद अच प्रत्याहार का कोई ना कोई वर्ण होना चाहिए। आ उ रिलिक, ए ओ आई औ में कोई ना कोई वर्ण होना चाहिए। अब स्थानीय क्या होता है? जिस पर आदेश हो वो स्थानीय होगा। और आदेश क्या होगा? जिस स्थान पर कोई आदेश है, जैसे ई की जगह पर हमने या का आदेश कर दिया, तो स्थानीय क्या हुआ? जिस पर आदेश हो रहा है। और आदेश क्या हुआ? जो वहाँ पर आ रहा है। और निमित्त क्या होगा? निमित्त मतलब एक चीज़ स्टेबल होनी चाहिए, मतलब उसके परे अच होना चाहिए, ये निमित्त है। समझ रहे हैं ना आप लोग? इसके बाद आप समझते हैं इसमें जो शुद्धि उपास्य की सिद्धि दी हुई है वो समझते हैं। अब जैसे यहाँ आया शुद्धि उपास्य, क्या आया? शुद्धि उपास्य। अब आप शुद्धि के अंत में अगर इसे तोड़ेंगे, ये देखिए मैंने तोड़ के यहाँ लिखा हुआ है, सु के बाद उ आता है तो उ आ गया, धा के बाद ई आता है, उपास से उ पा, पा के बाद जो आ है आ, सा, फिर या, फिर आ, उपास से। पूरा मैंने तोड़ के लिखी है सिद्धि।
अब आप देखिए सुधी के लास्ट में क्या वर्ण आ रहा है, ई। मैंने गोला लगा रखा है, आप देखिएगा ई आ रखा है। और उपास के अंत में क्या आ रहा है, ऊ। अब इन दोनों के वर्ण में क्या अतिसंहिता दिख रही है, दिख रही है। ई जो है वो किस वर्ण का है, इक वर्ण का है। ई इक में आता है कि नहीं, आता है ई। और यण वर्ण में ऊ आता है, नहीं आता। लेकिन इक जो है क्या वो अच से परे है, जी हाँ। अच वर्ण का उसके बाद में वर्ण आ रहा है, कौन सा आ रहा है, ऊ। आप ऊ देख रहे हैं ना, ई के बाद ऊ आ रहा है। ऊ क्या है, अच है, अच प्रत्याहार का है। तो ई से परे अच होगा तो वहाँ पर क्या आदेश होगा, यण। अब यहाँ पे समस्या ये आती है कि चलो भाई ठीक है, हम यण आदेश तो कर दें, लेकिन किधर आदेश करें। क्योंकि अगर आप घुमा के देखोगे, अगर आप इस चीज़ों को घुमा कर देखोगे तो आप पाओगे कि एक मिनट जरा, फ़ोन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, कोई नहीं, आप लोग समझ रहे होंगे। तो अगर आप देखोगे तो ई जो है ये एक प्रत्याहार का तो है, लेकिन ऊ भी एक प्रत्याहार में आता है। और ऐसा भी तो सकता है कि ऊ की जगह पर हम, ऊ भी एक प्रत्याहार का है और ई भी एच प्रत्याहार का है, हम ऊ की जगह पर आदेश कर दें यहाँ। तो यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हो गई कि किसकी जगह पर आदेश करें, ई की जगह पर करें कि ऊ की जगह पर आदेश करें। ये समस्या जब प्रॉब्लम फंस गई तो इस समस्या का समाधान जो है वो आने से पहले, इतना तो आप लोग समझ गए ना कि इस स्थान पे यण होगा, आपको एक मिल गया, यण बन गया। उसके बाद जो सूत्र आता है वो आता है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। ये एक परिभाषा सूत्र है। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् सप्तमी विभक्ति का रूप है और इति प्रथमा विभक्ति का रूप है। नोट्स आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। मैंने इस बार इसको थोड़ा सा लैंडस्केप में नहीं होता था, इसलिए मैंने सीधे लगाया है चेक करने के लिए कैसा वीडियो बनता है। नेक्स्ट टाइम मैं वैसे ही कर दूंगा, अगर आपको दिक्कत हो आप बताइएगा। निर्दिष्टे सप्तमी विभक्ति का रूप है, निर्देश किया गया हो, और पूर्व से, पूर्व में निर्देश किया गया हो। अब इसकी वृत्ति पढ़िए आप लोग, वृत्ति क्या कह रही है। वृत्ति कह रही है सप्तमी निर्देशेन विधेयमान कार्य वर्णंतरेण अव्यवहित से पूर्वस्य बोध्यम। मतलब इसका अर्थ समझते हैं। कह रहा है कि इस सूत्र का अर्थ यह है कि सप्तमी भक्ति के द्वारा जहाँ कोई विधान किया गया हो वहाँ कार्य अव्यवहित पूर्ववर्ती को ही होता है। अब यहाँ जिज्ञासा होगी कि किस पूर्ववर्ती को होता है, तो इस परे कहता है कि सप्तमी विभक्ति से जो निर्देश है उसके पूर्व में जो है उस पर आदेश होता है। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, मैं इसको समझता हूँ। आप इसमें आइए डायरेक्ट एग्जाम्पल में, ये चीज़ एग्जाम्पल समझ में आएगी। अब यहाँ आपको इक दिख रहा है, यहाँ आपको ऊ दिख रहा है। अब ऊ क्या है, अच प्रत्याहार है ना। अब ये जो अची है ये सप्तमी भक्ति का रूप है कि नहीं, ये सप्तमी से निर्देश है, अची। अची का अगर आप पदच्छेद करेंगे तो अची जो है वो सप्तमी भक्ति का रूप है। तो कह रहा है सप्तमी से पूर्व में आदेश होगा, मतलब जो सप्तमी से पहले है उस पर क्या होगा, यण आदेश होगा। क्या आदेश होगा, यण आदेश होगा सप्तमी से पूर्व में, मतलब ई के स्थान पर यण आदेश होगा। समझ में आया। ये सूत्र कह रहा था कि सप्तमी से निर्देश विधेयमान जो कार्य है अव्यवहित, मतलब वर्णों से, जिसमें वर्णों का मेल नहीं है, उस पर बोध होगा। तो यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, इस पर कहते हैं कि सप्तमी से जो अर्थ उससे पूर्ववर्ती। अब इस अर्थ की संगति कहती है जहाँ इको यणची द्वारा यण विधान किया गया है और यण को विधान को इको यणची इस सूत्र के द्वारा किया गया है। अच वहाँ सप्तमी पद है, मतलब अच वहाँ पर सप्तमी पद है। अब यहाँ पे समझिए आप, ये नीचे लिखा हुआ है, अतः यहाँ सप्तमी भक्ति अच परे के द्वारा यण यण कार्य विधान किया गया है। यहाँ यण कार्य इक का कहा गया है, अतः इस सूत्र के द्वारा अर्थ होगा पूर्व में इक को यण हो जाएगा। मतलब आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, पूर्व में जो इक है उसको यण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके बाद सप्तमी विभक्ति से निर्देश ऊ है जो कि अच है। तो आप इतना समझ लीजिए, जहाँ भी आपको यण संधि करनी होगी सबसे पहले आपको इक के बाद क्या देखना है, अच परे होना चाहिए। और अब जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कि किसको यण करें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊ को, मतलब जो अच से परे, मतलब अगर इक के बाद अच है तो वो अच सप्तमी भक्ति से निर्देश होता है। अब सप्तमी भक्ति से निर्देश कैसे होता है, क्योंकि अच जो है वो उसका पदच्छेद करेंगे तो सप्तमी भक्ति में आता है। तो उस अच से पहले जो वर्ण होगा, मतलब उस पर अच से पहले ही इक होगा, जाहिर सी बात है,
उसको हम यण आदेश करेंगे। मतलब पहले वाले वर्ण को यण आदेश करेंगे, बाद वाले को नहीं करेंगे। यहाँ उ को आदेश नहीं होगा, किसको आदेश होगा? ई को आदेश होगा, ई को आदेश होगा। समझ रहे हैं ना आप? समझ गए होंगे। ये सूत्र क्या है? तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्व से। क्या कहता है? सप्तमी से निर्दिष्ट जो वर्ण है उससे पूर्व वाले को यण आदेश होता है। इतना आप समझ लीजिए। सिर्फ आप समझिए, लिखने को तो आप लिख ही लेंगे, और ये उदाहरण पर ध्यान दीजिए। समझ रहे हैं आप? इसके बाद चलिए, इतना हो गया। अगले अगर हम पॉइंट पे पहुँचे हैं तो यहाँ अगला सूत्र आता है स्थानीय अंतरतमः। अब भाई एक प्रॉब्लम और फंसी। चलो मान लो ई को अब हम आदेश करेंगे यण। यण के अंदर तीन चीज़ आती है, या आता है, वह आता है, रा आता है, ला आता है। अब भैया किसको आदेश किया जाए, ये यहाँ समस्या फंसती है। तो आदेश करने के लिए एक सूत्र आता है स्थानीय अंतरतमः। जिसका जो स्थान एकदम समीप होगा उसको आदेश होगा। अब मैंने जो आपको टेबल बनवाई थी पिछले के पिछले वीडियो में, उस टेबल को आप याद करिए। उस टेबल में आप देखिएगा ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? ईचू यशानाम तालु। मतलब ई का उच्चारण स्थान तालु है। ईचू यशानाम तालु, चाचा जाझा। अब ईचू यशानाम तालु में ईचू या, कहीं ना कहीं या आता है कि नहीं? ईचू यशानाम तालु में आप ध्यान दीजिएगा। ई का जो उच्चारण स्थान वो तालु है, और या का भी उच्चारण स्थान तालु है, क्योंकि ईचू यशानाम तालु में या वर्ण भी आता ही आता है। तो आपको वर्णों की समीपता देखनी पड़ेगी। जैसे ई का उच्चारण स्थान भी तालु है, या का उच्चारण स्थान भी तालु है, तो इन दोनों के मेल से ई के अधिक समीप कौन है? या। तो या का आदेश हो जाएगा ई की जगह पर। अब वारा ला क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनकी उच्चारण स्थान ई से नहीं मिलता है। वा का ओष्ठ होता है, रा का मूर्धा होता है, और ला का दंत होता है। तो ये तीन तो भाई कट गए, इन तीन का हो गया समापन। केवल या ही आदेश होगा ई की जगह पे। क्यों होगा? क्योंकि वो उसके अधिक समीप है। आपको समीपता देखने के लिए उच्चारण स्थान याद होने चाहिए, इसीलिए मैंने कहा था उच्चारण स्थान याद करिएगा। ईचू यशानाम तालु, समझ गए? ई का उच्चारण स्थान भी तालु है, या का भी तालु है, तो इन दोनों की जगह पे ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा। समझ गए आप? समझ गए होंगे। ईजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, समझने का थोड़ा सा वो है। अब जैसे ये सूत्र है, इस सूत्र की अभी आप वृत्ति देख सकते हैं। प्रसंगे सति सदिशम आदेशात। स्थान जो है सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप है, अंतरम भी प्रथम विभक्ति एकवचन का रूप है। प्रसंग क्या होता है? प्रसंग का अर्थ होता है जब एक स्थान पर कई आदेश हो जाए, उसे हम प्रसंग कहते हैं। समझ रहे हैं ना? एक स्थान पर अनेक आदेश प्राप्त होना स्थान प्रसंग कहलाता है। स्थान के तुल्य होने, अर्थ से तुल्यता। अब स्थान भी चार तरीके से देखा जाता है। उसके अर्थ में तुल्यता हो, अर्थ में तुल्यता हो, गुण में तुल्यता हो, प्रमाण में तुल्यता हो। इन सब पे जब तुल्यता होंगे, मतलब पहले उसका देखा जाएगा उसके स्थान समीप होने चाहिए, फिर देखा जाएगा उसके अर्थ समीप होने चाहिए, फिर देखा जाएगा गुण समीप होने चाहिए। तो ये सब जब समीप दिखेंगे, जैसे अभी आपने कैसे उसकी समीपता देखी, स्थान देख कर कि उसका उच्चारण स्थान समान है। बाकी अर्थ गुण ये सब जो है, आप जैसे जैसे आगे हायर पढ़ेंगे आपको समझ में आता रहेगा। व्यंजन संधि में आपको समझ में आ जाएगा। आभ्यंतर प्रश्न देखा जाता है उच्चारण स्थान के बाद ये। तो यहाँ यही सब लिखा है, आप लोग रीड कर लीजिएगा। अब उसके बाद अगला सूत्र आता है अनचीचा। अनचीचा क्या कहता है? अनचीचा कहता है कि इसको पहले पदच्छेद करेंगे। अनचीचा, अनची सप्तमी विभक्ति का रूप है, एक वचन, अच प्रत्याहार, और चा अव्यय पद है। अब इसकी अनुवृत्ति देखिए। यरो अनुनासिके वा सा यर और व अचोर्भाभ्याम द्यो द्यो वा स तु अची, ये इसकी अनुवृत्ति आती है। अब इस अनुवृत्ति जो आ रही है, मतलब यरो अनुनासिके से यर की अनुवृत्ति आ रही है, अचो परस यरो द्विमान सा तु अची, ये वृत्ति है। वृत्ति क्या कहती है कि अगर अच प्रत्याहार वर्ण के बाद कोई, ये देखिए यहाँ पर इसको मैं देखता हूँ, ये इसको पढ़िएगा। अच प्रत्याहार वर्ण अर्थात स्वर वर्ण के बाद यर प्रत्याहार वर्ण को द्वित्व हो जाता है। मतलब स्वर ना हो तो, अर्थात यर प्रत्याहार पहले स्वर बाद होना चाहिए। मतलब ये कहना क्या चाहता है? ये इतना कहना चाहता है कि अच के बाद में यर प्रत्याहार हो और उसके बाद कोई अच वर्ण ना हो, तो उसको द्वित्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वित्व हो जाएगा। अब कैसे द्वित्व हो जाएगा ये समझते हैं। तो इसके लिए उदाहरण पर देखेंगे। जैसे ये यहाँ मैंने पदच्छेद कर रखा है, अनुवृत्ति का भी पदच्छेद किया है। जैसे यरो अनुनासिके से यर की अनुवृत्ति आती है और वा की अनुवृत्ति आती है। अब यर क्या है? यर प्रत्याहार है, षष्ठी विभक्ति एकवचन है। वा मतलब विकल्प से, और अचोर विभाध्याम द्यु से किसकी? द्वा की उत्पत्ति आती है। अच तो प्रत्याहार वर्ण है, और द्वा मतलब द्वित्व हो जाता है।
मतलब सिंपल ये सूत्र ये कहना चाह रहा है कि अच प्रत्याहार वर्ण अर्थात स्वर, अगर स्वर के वर्णों के बाद पहले देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले आपका क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, उसके बाद यर प्रत्याहार हो, क्या होगा, यर प्रत्याहार, स्वर होगा, यर प्रत्याहार होगा, उसके बाद अच मतलब स्वर ना हो, और इसके बाद स्वर नहीं होना चाहिए, स्वर जो है वो नहीं होना चाहिए, मतलब व्यंजन होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। अच होगा, यर होगा और आगे व्यंजन होगा, तो किसका द्वित्व हो जाएगा, पहले स्वर यर के बाद व्यंजन ना हो, ऐसा होने पर द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व किसका होगा, उसी यर वर्ण का ही द्वित्व, जो वर्ण होगा जिसके पहले अच है और जिसके बाद यर है, उस वर्ण का द्वित्व हो जाएगा, समझ गए। मतलब अच पहले हो, उसके बाद यर हो, उसके बाद व्यंजन वर्ण होना चाहिए, स्वर नहीं होना चाहिए। तो जिस वर्ण के पहले दोनों चीज़ें हैं, मतलब उसके पहले अच है उसके बाद में यर है, उस वर्ण का द्वित्व हो जाता है, क्या हो जाता है, द्वित्व। अब जैसे हम देखते हैं उदाहरण लेके, ये आया शुद्धि उपास से, हम यहाँ पर चल रहे थे, जो मैंने सिद्धि कराई थी वहीं से आगे चालू कर रहा हूँ। हमने यहाँ पर यह आदेश दे दिया था, ठीक है, यह आदेश हो गया था, यह आदेश हमको मिल गया था, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर जो धा वर्ण है उसके बाद कौन सा वर्ण है, या। अब या यर प्रत्याहार में आता है कि नहीं, आता है। यर प्रत्याहार एक बार आप बना के देखिएगा, बहुत सिंपल है, कुछ वर्ण उसके अंदर आते हैं यर प्रत्याहार के। तो यर प्रत्याहार के अंदर अभी शायद यण की बात हुई थी, हाँ यर की नहीं हुई थी। यर प्रत्याहार के अंदर यह आता ही आता है, क्योंकि यह पहला ही वर्ण है, तो यर प्रत्याहार के अंदर यह आता है। उससे पहले आप धा से पहले देखिए, अगर यहाँ ना समझ में आ रहा हो, मैं अगले में लैंडस्केप ही कर दूंगा। मैं चेक कर रहा था कि कैसे ऐसे वीडियो बनता है, लैंडस्केप करने के चक्कर में शायद हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, अगली बार मैं फिर से वही कर दूंगा। या ये हुआ। अब या जो है ये यर प्रत्याहार का वर्ण है, ठीक है, धा है यहाँ पर, ओ सॉरी, तो ये धा प्रत्याहार, ठीक है, धावर्ण, धावर्ण, उससे पहले ऊ है। अब अगर आप देखेंगे तो ऊ जो है वो भी अच प्रत्याहार का वर्ण है, और ये या जो है यर प्रत्याहार का वर्ण है। तो मैंने क्या कहा था, अच पहले होना चाहिए, यर बाद में होना चाहिए, उसके बीच में जो भी वर्ण आता है उसका द्वित्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा, मतलब उसको हम कर देंगे डबल, क्या कर देंगे, डबल, मतलब जो है धा डबल हो जाएगा। धा देखिए यहाँ पे डबल कर दिया गया, आप समझ गए होंगे, मुश्किल मुझे लग रहा है। धा से पहले अच प्रत्याहार का ऊ वर्ण है, उसके बाद या वर्ण है, तो यर प्रत्याहार बाद में है और ऊ प्रत्याहार पहले है। ऊ मतलब अच प्रत्याहार पहले है, जस्ट उसके बाद कोई अच तो नहीं है ना, नहीं है, अच बाद में, उससे मतलब नहीं होता, ये अच बाद की बात है, इसके बाद तो कोई अच नहीं ना, तो बस इस जो वर्ण जिसके पहले अच है और जिसके बाद यर है उसका द्वित्व हो जाएगा, मतलब धा डबल हो जाएगा, शुद्ध दद्य उपास से, समझ गए आप, ये हो रहा है प्रोसेस। तो हमने आज 3 सूत्र समझे हैं, पहला क्या था, इको एनर्जी, दूसरा स्थानांतरतमः और तीसरा अनचीचा। अब इससे लंबा मैं चाहूँ तो वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैं बनाऊँगा नहीं, क्योंकि आप लोग देखने नहीं वाले इतना लंबा वीडियो, मुझे पता है। 18 मिनट देख के आधे लोग भाग जाने वाले हैं, तो कोई नहीं, आप इतना समझ लीजिए अभी तक अगला मैं वीडियो बनाऊँगा, लास्ट इसी का लास्ट पार्ट रहेगा शुद्धि उपास्य का। उसमें जो बचे हुए सूत्र हैं, जैसे झलाम जस झसी और संयोगत तन तन से लोपा अलोन्त्यस से और यणपति श्वेदोवाच से समझा के ख़त्म कर दूंगा। और ये जो मध्वरी की सिद्धि है इसको मैं एक बार दिखा दूंगा, धात्रांश। क्वेश्चन अभी भी मैं बता रहा हूँ, इसमें से अगर इंपॉर्टेंट बताऊँ तो अनचीचा सूत्र पर एक बार व्याख्या आई थी, आपको ऐसे व्याख्या करनी पड़ेगी और इस शुद्धि उपाय से दिखाना पड़ेगा, ऐसा एक बार क्वेश्चन आया था। अगले वीडियो में वो भी दिखा दूंगा, तो कोशिश रहेगी अगले वीडियो में इसको ख़त्म कर देंगे जो भी टाइम जाएगा। अभी के लिए हम एंड करते हैं, थैंक यू जुड़ने के लिए, और कोशिश रहेगी अगले वीडियो में मैं इसको वापस से घुमा के ही कर दूंगा, हो सकता है आप लोग को समझ में ना आया हो। लैंडस्केप के चक्कर में मैंने इस बार चेक किया था, फ़ोन में बनाता हूँ तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, कोई गलती हो तो भाई ध्यान देना, ठीक है, बताना मुझे, और छोटी मोटी गलती होती रहती है, तो ठीक है, थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए।